गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सिविक्स का 5वां चैप्टर लोकतंत्र की चुनौती। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे, या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, स्पष्ट करें। या क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। यानी ये क्वेश्चन जो है 3 टाइप से पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे, देखिए अशिक्षा जो है लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा व्यक्तियों को अपने अधिकार और कर्तव्य की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। लेकिन जब देखते होंगे अक्सर आप चुनाव में, जब चुनाव का प्रक्रिया होता है, चुनाव जो होता है, तो नेताजी जब चुनाव लड़ते हैं तो भोज करवा देते हैं, जनता उसी में घूम जाता है भोज की तरफ। और कहने का मतलब इतना सभी नहीं होता है, तो 1,000 रुपया दे देते हैं वोट देने के लिए। तो 1,000 रुपया 5 साल के लिए, यानी 54 पैसा डेली। उस हिसाब से मतलब आप बताइए 54 पैसा कितना, तो मतलब भिखारी भी नहीं लेगा 54 पैसा, और आदमी 1,000 में अपना वोट बेच देता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है, लोकतंत्र की नींव क्या होती है, कमजोर हो जाती है। और ऐसा शिक्षा के अभाव में होता है। तो अगर हम शिक्षित होकर भी ऐसा करें तो ये उचित नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ जाती है। शिक्षा के अभाव में लोकतंत्र की जड़ें क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि शिक्षा ही एजुकेशन ही मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाती है। अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक कौन बनाती है, शिक्षा। साथ ही लोकतंत्र में शिक्षा के अभाव में व्यक्ति गलत जनप्रतिनिधि का चुनाव कर देते हैं। मतलब जब चुनाव होता है तो शिक्षा के अभाव में, प्रलोभन में लोग क्या करते हैं, गलत जनप्रतिनिधि को चुन लेते हैं। होता है ना 1,000 रुपया यानी 54 पैसा डेली, जिसका खामियाजा उन्हें 5 वर्षों तक भुगतना पड़ता है। जिसका खामियाजा उन्हें 5 वर्षों तक भुगतना पड़ता है। विकास के काम भी अवरुद्ध हो जाते हैं। विकास का काम यानी डेवलपमेंट का जो काम है वो क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं क्या चीज, योजनाओं और लाभों की जानकारी भी प्राप्त नहीं होती। सरकार के द्वारा क्या योजना चलाया जा रहा है, क्या लाभ लोगों को मिल रहा है, इसकी भी जानकारी जनता को नहीं हो पाती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं, जब तक किसी भी देश के, किसी भी राज्य के नागरिक, चाहे वो पुरुष हो या महिला, शिक्षित नहीं होंगे, ठीक है, तब तक उस देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात अशिक्षा जो है लोकतंत्र के लिए क्या है, अभिशाप है। ये आंसर मैंने सबसे हट के लिखाया है, बिल्कुल आसान है, पढ़ के देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। आतंकवाद जो है लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती है। डेमोक्रेसी के लिए क्या है, चुनौती है। कैसे, देखिए, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद जो है वो लोकतंत्र के लिए क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए, देश का जो एकता है और अखंडता है के लिए बहुत ही खतरनाक है। एकता और अखंडता के लिए क्या है, बहुत ही खतरनाक है। किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटना होने से, अगर किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी घटना होती है तो वहां के विकासात्मक कार्य यानी डेवलपमेंट का जो काम है, या जन कल्याण योजना, या जनता के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, चलाने में क्या होती है, कठिनाइयां उत्पन्न होती है, और विकास की प्रक्रिया थम जाती है, और डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, थम जाती है या धीमी हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती। ठीक है, चलिए परिवारवाद, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राजनीति में कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है जिसमें परिवारवाद ना हो। लगभग सभी पार्टी में परिवारवाद है ही। पर्सनली हम किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, जितने भी राजनीतिक दल है लगभग सभी में परिवारवाद है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है परिवारवाद। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकांश राजनीतिक दल, अधिकतर जो राजनीतिक दल है, अधिकतर क्या लगभग सभी, उनके नेताएं अपने परिवार एवं सगे संबंधी को, अपने परिवार या अपने सगे संबंधी को बिना किसी आधार के, अगर उसमें योग्यता हो ना हो, कोई आधार नहीं देखा जाता है, सिर्फ रिलेशन होना चाहिए, देकर टिकट देकर राजनीति में लाते हैं या लाने का प्रयास करते हैं। राजनीति में लाते हैं अपने सगे संबंधी को बिना किसी योग्यता को, या लाने का प्रयास करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऐसे में अयोग्य एवं आपराधिक छवि के लोग ऊंचे पदों पर बैठे रहते हैं। इसका लोकतंत्र पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, ऐसा कहने का हम किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हैं, मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाना है। जैसे देखिए, जैसे अमित शाह, उनके बेटे अजय शाह, अब वो बीसीआई के अध्यक्ष बन गए, तो कहने का मतलब है जैसे मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे अखिलेश यादव, श्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव, शरद पवार, उनके बेटे अजीत पवार, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे। तो कहने का मतलब है रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान, भाई पशुपति पारस। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि राजनीति में क्या है, परिवारवाद हावी है। ठीक है, जो लोकतंत्र के लिए क्या है, चुनौती है। ठीक है, इसकी सोच लीजिए आप लोग। मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत तो हो नहीं रहा होगा समझने में, क्योंकि बिल्कुल आसान तरीके से सबसे हटके हमने क्वेश्चन आंसर को लिखाया है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत के विकास, भारत में किस तरह की राजनीतिक असमानताएं हैं। भारत में किस तरह की राजनीतिक असमानता है, ये हम लोग को बतलाना है। देखिए क्या, भारतीय संविधान में कहा गया है कि, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत में लिंग, जन्म, लिंग मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग लड़का लड़की, जन्म स्थान, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जात पात, धर्म, ऊंच नीच, इस सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसी के उद्देश्य से अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है। इतना होने पर भी भारत में आज भी कई जातिगत असमानताएं वर्तमान में है। अभी भी पूरे रूप से ये जो भावना है खत्म नहीं हुआ है। देखिए, जैसे जाति का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया है। अब मानिए जाति का आधार क्या होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, लेकिन जाति का आधार क्या हो गया है, जन्म हो गया है। जाति पाति का भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। आज भी जात पात का भेदभाव क्या है, समाप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अस्पृश्यता जैसे आचरण आज भी प्रचलित है। छुआछूत जैसे आचरण क्या है, आज भी प्रचलित है। राजनीतिक दलों द्वारा टिकट का बंटवारा भी जाति के आधार पर ही हो रहा है, और टिकट का बंटवारा भी क्या हो रहा है, जाति के आधार पर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वंशवाद से आप क्या समझते हैं। देखिए, परिवारवाद का ही ये रूप है वंशवाद, तो समझते हैं। वंशवाद क्या है, एक ऐसी परंपरा जिसमें किसी प्रतिनिधि के निधन, अगर किसी प्रतिनिधि का निधन होता है या इस्तीफा दे देते हैं के बाद जो खाली सीट रह जाती है, जो सीट खाली हो जाती है, उस सीट पर उसी के परिजन, उसी का लौटदार, भाई भतीजा, भगना या रिश्तेदार बैठ जाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वंशवाद कहते हैं। इस प्रकार के वंशवाद आज के लोकतंत्र में पाया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए काफी क्या है, गंभीर है। अब देखिए, नेताजी है, अब नेताजी का बेटा काहे खाली रहेगा, तो वो नेता बन गया। जब बेटा बन गया तो साला काहे खाली रहेगा, उसको भी नेता बना दिया गया। अब साला बनिएगा तो भांजा को भी बना देते हैं, भाई भी, बेटा, भतीजा। इस प्रकार क्या है, वंशवाद क्या है, राजनीति में हावी है। ठीक है, इसमें जोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है। देखिए, गठबंधन की राजनीति वर्तमान में हमारे यहाँ भी, भारत में भी हम लोग देख रहे हैं कि जो सरकार है गठबंधन की सरकार है, और बिहार में भी जो सरकार है क्या है, गठबंधन की सरकार है। देखिए, होता क्या है,
जब विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ती है तो कोई पार्टी को सीट अधिक आ जाता है, किसी को कम आ जाता है, और जिसको सीट कम आ जाता है वो विभिन्न पार्टियों से या जिसको अधिक आता है सीट पुराने के लिए क्या करती है, आपस में तालमेल करती है, गठबंधन करती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को गठबंधन की राजनीति कहते हैं। देखिए गठबंधन की राजनीति में कई राजनीतिक दल गठबंधन की राजनीति में क्या होता है, कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाती है। कई जो राजनीतिक पार्टियां होती है मिलकर क्या बनाती है, सरकार बनाती है। ऐसे सरकार में शामिल सभी राजनीतिक दल का नीति एवं उद्देश्य अलग अलग होता है। इसमें सभी जो राजनीतिक दल जो शामिल है उसका नीति और उद्देश्य क्या होता है, अलग अलग होता है। जिस इन उद्देश्य और नीतियों को पूरा करने के लिए सभी राजनीतिक दल सरकार पर क्या करती है, दबाव बनाती है, जिससे लोकतंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। अब देखिए जब एक पार्टी का सरकार रहेगा तो वो भी गलत है, वो भी मोनोलॉजी करेगा, मोनोपोली करेगा। लेकिन जब वो गठबंधन कर लेता है कई पार्टियां से तो वो खुद के मन से नहीं चलता है, सबके अनुसार चलना पड़ेगा। तो वही चीज है, ठीक है। वर्तमान में हमारे देश भारत और हमारे राज्य बिहार में गठबंधन की सरकार है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बंधुआ मजदूर क्या है। अब मानिए कोई आदमी है, वो कर्ज ले लिया या उसका बाप दादा कर्ज लिया है किसी से, और उसके यहाँ उसका बाल बच्चा कर रहा है काम, बेटा किया फिर पोता काम किया, खाली उसको खाना मिलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर, या मजदूरी कुछ नहीं मिलता, वही चीज है। ऐसे कृषक मजदूर जो किसी ऋण के चलते मालिक के यहाँ आजन्म या ऋण चुकाने तक बिना मजदूरी लिए केवल भोजन पर मजदूरी करते हैं तो उसे हम बंधुआ मजदूर या बंधुआ मजदूर कहते, ये नहीं लिखना है, बंधुआ मजदूर कहते हैं, ठीक है। चलो देखिए क्वेश्चन क्या, उत्तरी आयरलैंड में हिंसक संघर्ष के कारण थे। उत्तरी आयरलैंड में जो हिंसक संघर्ष हुआ उसके क्या कारण थे, ठीक है। देखिए उत्तरी आयरलैंड में हिंसक संघर्ष का कारण था धार्मिक कट्टरता। क्या कारण था, धार्मिक कट्टरता। इसमें क्रिश्चियन जो था दो समूह में क्या हो गए, अलग अलग हो गए, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टो की धार्मिक कट्टरता के आगे, मतलब ये लोग का जो धार्मिक कट्टरता था आगे चलकर क्या हो गया, हिंसक संघर्ष बन गया, ठीक है। इसकी समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन समझने में कहीं कोई डाउट है तो आपको उन्हें पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में लोकतंत्र की चुनौती कौन कौन सी है। हमारे यहाँ बिहार में जो है लोकतंत्र की चुनौती कौन कौन सी है। देखिए हमारे प्रांत में लोकतंत्र के समक्ष अनेक चुनौती है। हमारा जो प्रांत है बिहार, यहाँ लोकतंत्र के लिए अनेक चुनौती है। इसमें सबसे अधिक अशिक्षा, सबसे बड़ा चुनौती क्या है, अशिक्षा। उसके बाद है जातिवाद तथा गरीबी यानी निर्धनता। इन सब की वजह से बिहार में जागृति नहीं आ पा रही है। यही सब कारण है जिसके कारण बिहार में क्या हो रही है, जागृति नहीं आ पा रही है और लोकतंत्र का विस्तार रुक गया है। और लोकतंत्र का विस्तार जो है वो क्या हो गया है, रुक गया है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, संप्रदायवाद लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। कैसे संप्रदायवाद भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, देखिए कैसे। संप्रदायवाद के कारण विभिन्न धर्मों के लोग, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, परस्पर दूसरे धर्म के प्रति द्वेष का भाव होते हैं। मतलब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति क्या होते हैं, द्वेष का भाव रखते हैं, ठीक है, द्वेष का भाव रखने लगते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय एकता को खतरा हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, राष्ट्रीय एकता को क्या होता है, खतरा हो जाता है। यह गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है। और क्या होता है, गृह युद्ध क्या होता है, जब एक ही देश में रहने वाले लोग आपस में युद्ध, मतलब आपस में मतभेद करने लगे, युद्ध करने लगे, आपस में उलझने लगे, उसी को हम लोग गृह युद्ध कहते हैं। अतः यह लोकतंत्र के लिए क्या है, एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। चलिए देखिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा का प्रसार क्यों जरूरी है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एजुकेशन जो है बहुत जरूरी है। देखिए क्या,
शिक्षा से लोगों के भीतर चेतना पैदा होती है। शिक्षा से क्या होता है, लोगों के भीतर चेतना पैदा होती है, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये सब की। अब देखिए, लोग अपने कर्तव्यों के बारे में जागरूक होते हैं। लोग जो है अपने कर्तव्यों के बारे में क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। अपने लिए योग्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। और अपने लिए क्या है, योग्य प्रतिनिधि क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। जो सरकारें बनाते हैं, इस प्रकार का शासन में भी अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर पाते। इससे क्या होता है, शासन में अधिकतर भागीदारी क्या होती है, सुनिश्चित होती है। यही कारण है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा का प्रचार क्या है, बहुत जरूरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। भारतीय जो लोकतंत्र है, इसका 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन है, देखिए ध्यान से। 3 महत्वपूर्ण अंग क्या है, निम्नलिखित है। पहला है विधायिका। विधायिका काम क्या है, यह कानून बनाती है। क्या बनाती है विधायिका, कानून बनाती है। उसका है न्यायपालिका, यह क्या करती है, दोषी व्यक्ति को क्या करती है, सजा देती है। इसके बाद है कार्यपालिका, यह कानून को क्या करती है, लागू करती है। ठीक है, चलिए यहां तो कोई दिक्कत है किसी को। नेपाल में किस प्रकार की सरकार है। देखिए, जो भी क्वेश्चन हम का आंसर हम लिखे हैं बिल्कुल करंट से रिलेटेड लिखे हैं, जो समझने में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, जिससे उनको बेहतर नॉलेज मिल सके। देखिए, नेपाल में वर्तमान समय में, अभी का जो समय है वर्तमान समय में, नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार है, यानी जनता का सरकार है, यानी लोकतंत्र यानी लोगों का शासन है। मतलब लोग ही जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, वही जनप्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, जैसे हम लोग के देश में। ठीक है, पूर्व में पहले यहाँ राजतंत्र था, पहले यहाँ जो है राजा का शासन था। ठीक है, जिसका अंत हो चुका है। अभी राजतंत्र वहां नहीं है, अभी वहां क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार है। इस समय यहाँ पर नेपाल में खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, कौन, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, तथा रामचंद्र पेडेल वहां के क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिएगा। श्रीलंका सरकार के समक्ष कौन सी चुनौती है। श्रीलंका का जो सरकार है उसके समक्ष क्या चुनौती है। देखिए, बहुसंख्यक सिंगली जो लोग हैं वहां क्या है, बहुसंख्यक ज्यादा है उनका संख्या। अल्पसंख्यक तमिल का संख्या क्या है, वहां कम है। के बीच हिंसा को समाप्त कर, लोग के बीच क्या होता है, आपस में हिंसा होता रहता है, इसको समाप्त करना सरकार के लिए क्या है, चुनौती है। श्रीलंका सरकार के समक्ष क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। और ये जो है बहुसंख्यक सिंगली और अल्पसंख्यक तमिल, इन लोग के बीच जो संघर्ष होते रहता है, इसको रोकना, इसका सोल्यूशन करना, यही सरकार के लिए क्या है, सबसे बड़ी चुनौती है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं का क्या योगदान है। देखिए, पूर्व की बात जो भी हो, लेकिन वर्तमान में, पूर्व में भी मिला ठीक था, वर्तमान में महिलाएं, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां वो महिलाओं का योगदान नहीं हो। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सर्वोपरि है। हम देखते हैं जो लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, हर क्षेत्र में महिलाओं की क्या है, अहम भूमिका है। आज का जो समय है, वर्तमान जो युग है, महिलाएं जो है पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं क्या है, अग्रसर है, आगे बढ़ रही है। देखिए, राष्ट्र की प्रगति में महिलाओं की भी काफी भूमिका रही है। राष्ट्र के प्रगति में, राष्ट्र के, देश के डेवलपमेंट में महिलाओं की भूमिका भी सर्वोपरि रही है। अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर, देश का जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था आज तक, जैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना, बहुत सारी जो है महिलाएं भी राष्ट्र की प्रगति में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही है। ठीक है, खेतीबाड़ी से लेकर, चाहे वो खेतीबाड़ी क्यों ना हो, वायुयान का उड़ान, अंतरिक्ष में जाने का भी काम कर रही है। और खेतीबाड़ी से लेकर, हवाई जहाज उड़ाने से लेकर, अंतरिक्ष में जाने का भी काम महिलाएं कर रही है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं पंच और सरपंच चुनी जा रही है।
महिलाएं क्या हो रही है, पंच और सरपंच चुनी जा रही है, यानी लोकतंत्र में नेतृत्व कर रही है महिलाएं। आज महिलाएं विधायिका और सांसद सदस्य के रूप में, विधायिका और सांसद सदस्य के रूप में, ठीक है, जनप्रतिनिधि का भी कार्य कर रही है। महिला शिक्षा में वृद्धि, महिला शिक्षा में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ, जिस कारण आज महिलाएं काफी जागरूक होकर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक, अब देखिएगा बड़े बड़े बिजनेस में भी महिलाएं अग्रसर है, आगे है, सशक्त हुई है तथा राष्ट्र की प्रगति में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रही है। अपनी अपनी दो बार एक बार ही लिख सकते हो, ठीक है। आंसर देख लीजिए, सारा आंसर पूरा सॉलिड लिखाया जा रहा है। ये जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना है। चलिए दिखाइए, भावी समाज, भावी समाज मतलब आने वाला जो पीढ़ी है उसके बारे में, मतलब आने वाला समय में समाज का जो अच्छा रूप जो होगा, में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य को संक्षिप्त में लिखना है। देखिए क्या, लोकतंत्र में जन कल्याण की भावना निहित होती है। लोकतंत्र में जन कल्याण यानी जनता का कल्याण की भावना क्या होती है, छिपी हुई होती है, निहित होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार का, लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है उसमें सरकार का प्रधान कार्य मतलब इंपॉर्टेंट काम विकास एवं सुरक्षा से जुड़ा होता है। क्या चीज जुड़ा होता है, विकास एवं सुरक्षा से क्या होता है, जुड़ा होता है। भावी समाज के आर्थिक समृद्धि के लिए लोकतंत्र जिम्मेवार है। लोकतंत्र क्या है, जिम्मेवार है। इसका उद्देश्य विकास संबंधी कार्यक्रम बनाना एवं जनता को जानकारी प्रदान करना है, ठीक है। अब देखिए क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। ये खत्म नहीं हुआ, इसका और है थोड़ा सा। अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर है। लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता के लिए जिम्मेवार है। इससे देश की शांति व्यवस्था क्या होती है, कायम रहती है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस प्रकार देखते हैं। भारत में लोकतंत्र का जो फ्यूचर है उसको आप किस प्रकार देखते हैं। देखिए आंसर क्या है। यह बात सही है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष अनेक समस्या है। यह बात सही है कि हम लोग का जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इसके समक्ष क्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। फिर भी भारत में लोकतंत्र अस्थायी है। भारतीय लोकतंत्र समस्याओं को हल करने में जुटा है। हमारा जो डेमोक्रेसी है वो क्या कर रहा है, समस्याओं को हल करने में जुटा हुआ है। भारत में शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या हल करने के लिए अनेक कदम उठाए जा चुके हैं। बहुत सारा कदम भी उठाया जा चुका है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, जैसे स्वरोजगार की योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे लोकतंत्र मजबूत हो सके। बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा चुके हैं जिससे लोकतंत्र क्या हो, मजबूत हो सके। देश में पंचायती राज की स्थापना कर, पंचायती राज का जो स्थापना किया गया है, लोगों को लोकतंत्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोगों को लोकतंत्र का क्या हो रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर करने की कोशिश की जा रही है। लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। लोगों में क्या है, राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, चुनाव आयोग जो है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या है, प्रयत्नशील है। अतः यह लोकतंत्र का भविष्य अस्थायी है। इसलिए यह लोकतंत्र का भविष्य क्या है, अस्थायी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखाया गया है, ये अच्छे से वीडियो को देखिए। देखिए, बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है, बहुत गहरी है। क्या लोकतंत्र का शुरुआत ही हमारे बिहार की धरती से हुआ है। बिहार से लोकतंत्र का रिश्ता काफी पुराना है। बिहार से, हमारे राज्य बिहार से लोकतंत्र का रिश्ता क्या है, काफी पुराना है। लोकतंत्र की शुरुआत बिहार के लिच्छवी यानी वैशाली से हुई थी। तब से लेकर आज तक लोकतंत्र परिपक्व होता गया। तब से लेकर आज तक लोकतंत्र क्या है, परिपक्व होता गया, मैच्योर होता गया।
इसका विस्तार होता गया। बिहार में लोकतंत्र की जड़ें काफी मजबूत है। बिहार में जो है लोकतंत्र की जड़ें क्या है, काफी मजबूत है। बिहार में स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन स्थापित है। यहाँ पे क्या है, स्वस्थ लोकतांत्रिक शासन क्या है, स्थापित है। लोक सेवकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, लोक सेवकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सूचना अधिकार कानून भी लागू है। कौन कानून है, सूचना अधिकार कानून भी क्या है, लागू है। सरकार ने दलितों एवं वंचितों के लिए, वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, दलित और वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महादलित आयोग बनाया है। क्या बनाया है, महादलित आयोग बनाया है। महिलाएं भी पंचायतों एवं नगर निकायों में 50% आरक्षण का लाभ उठाकर, महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, उसका लाभ उठाकर शासन में भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। शासन में भागीदारी क्या कर रही है, सुनिश्चित कर रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है। ठीक है, ये आंसर निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन आएगा। अगर देखिए अब एक दो क्वेश्चन और है। भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो रहा है, देखिए भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक है। पहला है जनता की जागरूकता। जब तक जनता जागरूक नहीं रहेगा तब तक लोकतंत्र का सफलता कल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। यानी जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जनता की जागरूकता, सतर्कता और अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अभिज्ञता इसकी सफलता की शर्तें हैं। यानी सबसे पहले क्या है, इसकी जरूरत, सबसे पहले जनता को जो है जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगा तो अपना अधिकार और कर्तव्य को समझेगा कैसे। आगे देखिए क्या, अशिक्षा की समाप्ति। अब अशिक्षा के कारण क्या होता है, लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाती है। अपना अधिकार और कर्तव्य को लोग क्या करते हैं, खो देते हैं। यानी अशिक्षा की समाप्ति के बिना न तो लोकतंत्र की कीमत समझी जा सकती है और न ही मताधिकार का सही प्रयोग संभव हो सकता है। बताए ना अभी कि मताधिकार का गलत प्रयोग होता है। चुनाव में नेताजी दे देते हैं 1000 टका। कितना देते हैं नेताजी, 1000 टका। कितना साल के लिए, 5 साल के लिए 1000 टका नेताजी जो दे देते हैं। तो हम लोग अपना अधिकार और कर्तव्य क्या कर दिए, बेच दिए। यानी क्या टका डेली में, कितना टका डेली में, 54 पैसा डेली। क्या टका डेली, 54 पैसा डेली। यानी भिखारी से भी नीचे क्या। अब देखिए सामंजस्य पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश। ये क्या, देखिए भारत में हर क्षेत्र में विषमता विद्यमान है, मतलब उपस्थित है। वर्तमान है यानी उपस्थित है। ठीक है, सामंजस्यपूर्ण समाज और सहमति पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना कर इसको क्या किया जा सकता है, इसको दूर किया जा सकता है। अब देखिए अगला क्या है, लोकतांत्रिक गुणों का विकास। क्या है, लोकतांत्रिक गुणों का विकास। समानता, स्वतंत्रता और मातृत्व जैसे सिद्धांतों की स्थापना करके लोकतंत्र के विकास के मार्ग की बाधाओं को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। इसे दूर होगा। ठीक है, अन्य शर्त क्या है, निष्पक्ष प्रेस, सामाजिक आर्थिक समानता, बेरोजगारी पर नियंत्रण, पंचायत नगरीय व्यवस्था को मौजूद बनाकर हम लोकतंत्र को क्या कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। यानी ये सब करेंगे तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 विशेषता। पहला विशेषता क्या है, वयस्क मताधिकार। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन होता है। यानी जिसको हम लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हैं वोट के माध्यम से, वही जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं। निर्वाचन द्वारा ही जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, और जनता अपने प्रतिनिधि का चयन किससे करती है, निर्वाचन के द्वारा। भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को बिना किसी भेदभाव को यह अधिकार प्राप्त है। कौन अधिकार, वोट देने का अधिकार, यानी मताधिकार। इसके सुन लीजिए, चलिए आगे।
अगला है नागरिकों के मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांत पर लोकतंत्र क्या है? आधारित है। भारत के नागरिकों को संविधान के द्वारा, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उनके संरक्षण का उत्तरदायित्व कौन है? सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला देखिए क्या है, संसदीय लोकतंत्र। ये लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा, ये दो क्वेश्चन लास्ट का। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता संसदीय लोकतंत्र है। क्या है? संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका की सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, यानी कार्यपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति मंत्री परिषद के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? मंत्री परिषद का, जिसका प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के हाथ में होता है, जिसका प्रधानमंत्री है। ये क्वेश्चन, ये लाइन नहीं लिखना है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायित्व है। इसी अर्थ में भारत में संसदीय क्या है? लोकतंत्र। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है। संविधान की रक्षा का भारत सर्वोच्च न्यायालय पर सौंपा गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को बखूबी पढ़ा। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे अधिक व्यूज जाए, जिससे मुझे क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि लगातार क्लास रहने के बावजूद भी 2 ब्रांच मेरा कोचिंग का चलता है, उसके बावजूद भी मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग का फर्ज है कम से कम वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।